तो आज बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पहलगाम अटैक से पहले हमें पाकिस्तान को समझना ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों कर रहा है। उसे समझने के लिए हमें 1947 से पहले के टाइम में जाना पड़ेगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जितना मैं समझाऊं इंडियन हिस्ट्री को, मेरा ये मानना है कि इंडिया के पार्टीशन के पीछे 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन की है, 8% जिन्ना और मुस्लिम लीग की और 2% कांग्रेस की। 2% कांग्रेस की इसलिए बिकॉज वो देश को इंटैक्ट नहीं रख पाए। दैट मीन्स दे आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एज फार एज माई विजडम गोज। ये मेरी एनालिसिस है। तो 1947 से पहले जब वो प्रोसेस चल रहा था पाकिस्तान को बनाने का, तो जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसका फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन पॉजिटिव होना चाहिए, आपके इंटेंशंस पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन फॉल्टी है तो वो मीनार या फिर कोई भी चीज़ या घर या फिर आपका देश ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उसकी फाउंडेशन ही फॉल्टी है। उसकी फाउंडेशन बेस्ड है हैट्रेड एंड फियर के ऊपर, नफरत और डर। डर किससे? हिंदुओं से। सो 1940s में ये बोलना शुरू किया लीग ने कि जैसे ही अंग्रेज चले जाएंगे, हिंदूज विल टेक ओवर द पावर एंड दे विल ट्रीट यू एज ए सेकंड क्लास सिटीजन और आपका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। हालांकि ये बात सरासर गलत थी। इसके एग्जाम्पल्स हैं। 1206 से लेके 1526 तक इंडिया पे दिल्ली सल्तनत का राज रहा। 1526 से लेके 1757 तक मुगल्स का राज रहा। तो 551 साल तक तो मुस्लिम्स वर द रूलर्स। इंडिया की तो प्रजा थी ना। और उसके बाद 190 साल तक अंग्रेज आ गए। तो हिंदुओं ने कब प्रताड़नाएं की? हिंदू तो पावर में थे ही नहीं। एक बहुत लंबे टाइम से हिंदू तो पावर में थे ही नहीं, तो उन्होंने कब प्रताड़नाएं की और कब एक्सप्लॉयटेशन किया? आप कैसे ये कह सकते थे कि हिंदू आपको सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे? लेकिन जब वो डर का माहौल होता है, वो एक वोलेटाइल एटमॉस्फेयर होता है, इमोशनली चार्ज लोग होते हैं, ऑटोमेटिकली वो इतना दिमाग नहीं लगाते और धर्म के जो विचारक होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी बात मान के उनके पीछे हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये रही कि उसकी फाउंडेशन ही नफरत और डर के ऊपर बनी हुई है। दूसरी रही सही कसर उनकी लीडरशिप ने पूरी कर दी। अब जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, when these two countries carve out from the same social fabric, यूं लगा लो एक कपड़े का थान था, उसी में से दो देश बना दिए गए, क्योंकि सेम ज्योग्राफी, सेम कल्चर, बोली एक जैसी, खाना एक जैसा, यहीं पे हजारों साल से रह रहे थे। तो दुनिया ने भी ये सोचा कि इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ना एक रेलवे ट्रैक की तरह होगी, दे विल रन पैरेलली। लेकिन शुरू के 4-5 साल में दिख गया था कि नहीं, एक लड़का तो टॉप करने वाला है और दूसरा ड्रॉप करने वाला है। तो इंडिया में लीडरशिप थी कांग्रेस और नेहरू के हाथ में, और उनकी लीडरशिप वाज अनडिस्प्यूटेड। लोगों में उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लाखों लाखों ट्रैवल किया करते, किलोमीटर्स ट्रैवल किया उन्होंने। तो एक रैपो था उनका। प्लस नो डाउट कि कांग्रेस के अंदर भी आपसी मतभेद रहते थे। नेहरू बोस को क्रिटिसाइज कर रहा है, बोस सबको क्रिटिसाइज कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल भी क्रिटिसिज्म करते थे, अंबेडकर की भी अपनी एक विचारधारा थी, गांधी की भी एक विचारधारा थी। उनकी क्रिटिसिज्म तो थी आपस में, लेकिन दे वर नॉट सस्पिशियस अबाउट ईच अदर। वो एक दूसरे पे शक नहीं करते थे। उनको पता है कि क्या ये सामने वाला जो इंसान है, मेरे इससे मतभेद तो हैं, लेकिन मुझे इसकी मेरिट पे पूरा भरोसा है। जितना मैं नेशनलिस्ट हूं उतना ये भी नेशनलिस्ट है, जितना मैं देश के लिए काम करूं उतना ये भी देश के लिए काम कर रहा है। वहां पे कॉन्सेंसस था कांग्रेस के अंदर, ऐसा लीग में नहीं था। नो डाउट लीग एक बहुत बड़ा कम्युनल ग्रुप था, लेकिन वहां पे छोटे छोटे और भी कम्युनल ग्रुप थे जो उससे हेडलाइनर थे। आपस में ही फैक्शन था, आपस में ही एक सस्पिशन का माहौल था। तो वहां पे एक यूनानिटी, एक यूनानिमस डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वो कॉन्सेंसस बिल्डिंग डिफिकल्ट थी, एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था ना, वो पूरे देश में था। लीग के साथ ये समस्या थी। अब जो पोर्शन पाकिस्तान का बना, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, अब वहां पे तो पहले से मुस्लिमों की मेजोरिटी थी। जहां पे मेजोरिटी है वहां पे आपको ज्यादा पॉलिटिकल काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तो मान ही जाएंगे आपकी बात कि आपको तो हम नया देश बना के दे रहे, मान जाएंगे। लीग का जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो तो मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में था, और वो सारे प्रोविंस इंडिया में ही रह गए। तो जब देश आजाद हुआ तो उस एरिया पाकिस्तान बना, वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मुस्लिम लीग का इंटैक्ट नहीं था, इतना इतना नहीं था। और जब आपका स्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं होता तो आपकी कमांड लोगों पे ऑटोमेटिकली कम हो जाती।
तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या था, जब ये नेहरू गांधी ये जेल में थे, नेहरू 10 साल तक जेल में रहे, तो वो बड़े डीप थिंकर थे, वो किताबें पढ़ते सोशलिज्म पे, कैपिटलिज्म पे, कम्युनिज्म पे, और उनका एक ग्रैंड विजन था कि भी हमें सिर्फ देश को आज़ाद नहीं करवाना, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है कि देश को किस दिशा में लेके जाना है। लीग के साथ ऐसा नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था अल्टरनेटिव विजन बनाने का। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इसी चीज में लगा रखी थी कि कैसे ना कैसे करके पाकिस्तान एक अलग देश बन जाए, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी 3 चीजों में लीग और कांग्रेस में बड़ा तगड़ा डिफरेंस था, और एक फाइनल ब्लो क्या था, वो था आइडियोलॉजिकल ब्लो। इंडिया में रिकॉर्ड टाइम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, 50 में वो अप्लाई कर दिया गया पूरे देश में, सेकुलर करेक्टर रखा गया। तो सेकुलरिज्म को आजकल लोग बड़े एक बड़ी अजीब नज़र से देखते हैं, बट सेकुलरिज्म इज ए जेमस्टोन। आपको समझ में आया कि क्यों फाउंडिंग फादर्स ने हमें सेकुलरिज्म दिया। 51 में इलेक्शन हुए और पावर यूक्यू जाके पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गई। हालांकि चाहता तो नेहरू भी पावर को कैप्चर कर सकता था, उसकी लीडरशिप अनडिस्प्यूटेड थी, बट वो एक लीगेसी होती है, वो एक इनहेरेंट एक एटीट्यूड होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, नहीं हमें डेमोक्रेसी में जाना है, हमने एक अल्टरनेटिव विजन देख रखा है देश का, हमने कैसा बनाना है। लीग के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही पाकिस्तान बना, पहला गवर्नर जनरल जिन्ना ने अपने आप को चुन लिया। इंडिया में तो फर्स्ट गवर्नर जनरल पार्टीशन के इंडिपेंडेंस के बाद लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन जिन्ना ने वो पोजीशन अपने लिए रखी। वहीं पे इंडिकेशन मिल गया कि कहीं ना कहीं झोल है, पावर को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं पे दिख गया था कि इनके अंदर अभी आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है। 1-1.5 साल में जिन्ना मर गया, कैंसर था उसको। लियाकत अली खान आया, 51 में उसका असैसिनेशन हो गया। 56 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, डिले कर दिया काफी, और उसका कैरेक्टर इस्लामिक रख दिया। 58 में आयूब खान ने पहला मिलिट्री कू किया और अल्टीमेटली उसको फाड़ के फेंक दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद मिलिट्री रूल चला। अब बात ये आती है कि जब आपका फाउंडेशन फॉल्टी, आपकी लीडरशिप इमेच्योर और आपकी आइडियोलॉजी भी फुलिश है, तो क्या होना था उस देश का, क्या होना था उस देश का। आपने फियर साइकोसिस लोगों के दिमाग में घुसा दी, डर का माहौल बना रखा है कि हिंदू जैसा कर देंगे, इंडिया बड़ा देश है, वो कभी भी पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। और जब सर्वाइवल की तलवार सिर पे लटक रही होती है ना, तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली फोर्सेस के पास बचाने के लिए। आपके माइंड में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, फोर्सेस की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। और जब सर्वाइवल की बात आती है तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली पीछे पड़ जाता है, पीछे रह जाता है, सॉरी। अब अगर आप मान लो साइबेरिया में फंस जाओ -40 डिग्री सेल्सियस में, तो कितनी भी प्यारी से प्यारी किताब आपके पास क्यों ना हो, एक बार तो वो जलानी पड़ेगी टू सर्वाइव। इंडिया में ऐसा नहीं होने दिया नेहरू ने। नेहरू को पता था कि भाई इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो अभी रिसेंटली डेवलप हुए हैं, वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई एक बड़ी फेमस मेनन थिमैया डिबेट है, उस डिबेट के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन उसका क्रक्स ये है कि नेहरू ने एक लाइन में बोल दिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, irrespective of the merit of the case, civilian bureaucracy will always lead military bureaucracy। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी क्या होगा, अगर आप उसको 100 रुपए दोगे तो वो 90 रुपए डेवलपमेंट वर्क के लिए खर्च करेगा, 10% डिफेंस को देगा। बट जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उनका माइंडसेट अलग होता है, उनको हमेशा खतरा दिखता है, वो उल्टा करेंगे, वो एक मेजर पोर्शन जो है ना वो अपने डिफेंस के लिए रखेंगे, और डिफेंस इज ए वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। असॉल्ट राइफल्स, एम्यूनिशन, हवाई जहाज, क्राफ्ट कैरियर्स, ये सब एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए नेहरू ने एक बात बोली थी कि विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफेंस विल बी ओनली स्किन डीप। बिना पैसे के आप कैसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद पाओगे, कैसे कर पाओगे? सो दैट मीन्स वो फियर साइकोसिस, आपकी पहले फाउंडेशन फॉल्टी, उस फाउंडेशन के साथ बाद क्या हुआ, फियर साइकोसिस हुआ। फियर साइकोसिस ऑटोमेटिकली आर्मी की डिमांड बढ़ गई और आर्मी ने पावर कैप्चर कर ली। अब जब एक बात बताओ, आज अगर सडनली गवर्नमेंट आपको कहे कि 5000 स्क्वायर फीट का एक मकान आपको लुटियंस दिल्ली में देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिजली फ्री, कुछ मर्जी चलाओ, और उसके साथ साथ 50 टाइप के प्रिविलेज, तो आप क्या वो प्रिविलेजेस कभी सरेंडर करना चाहोगे? आप हर वो काम करोगे कि वो प्रिविलेज आपके परपिचुएट करे हमेशा के लिए। सो इनिशियली आर्मी को इंपॉर्टेंस दे दी गई उस फियर साइकोसिस की वजह से। हालांकि फियर साइकोसिस आर्मी ने नहीं क्रिएट किया, वो फाउंडर था, लेकिन द मोमेंट वो प्रिविलेज मिल गया, वो आपने वो टेस्ट चख लिया पावर का, अब आप कभी वो सरेंडर करना चाहोगे? नहीं। आर्मी विल ऑलवेज वांट टू स्टे रेलिवेंट, और वो कभी वो फियर साइकोसिस खत्म नहीं होने देगी। तो 62 में जब इंडिया हार गया चाइना से, तो उनको लगा
65 और 64 में नेहरू की डेथ होगी। दे टुक लाल बहादुर शास्त्री, बड़े हल्के में ले लिया उनको, लेकिन 65 में बहुत भारी पड़े, हारे वो, पाकिस्तान वाले हारे, फिर 71 में हारे, फिर 99 में हारे। जैसे 99 में हारे करगिल युद्ध, उनको समझ में आया कि भाई कन्वेंशनल वारफेयर से इंडिया का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो धो देगा, लेकिन हमें रेलिवेंट भी रहना है। और रेलिवेंसी में आपने किसको पिक किया? कश्मीर को। क्यों? क्योंकि एक तो आपने हिस्टोरिकली पिक किया था। हिस्टोरिकली पिक क्यों किया? बिकॉज कश्मीर के दो रीजन है इसके पीछे। कश्मीर की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ऊपर चाइना, नीचे इंडिया, साइड में पाकिस्तान, एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और दूसरा लुक्रेटिव टूरिज्म रेवेन्यू। तीसरा मुस्लिम मेजोरिटी। तो लोगों को दिखाने के लिए कि आप हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रही है इंडियन आर्मी, हमें जाके बचाना होगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने मुस्लिम भाइयों को बचाना होगा। एक फियर साइकोसिस, एक खामखा का डर हमेशा उन्होंने परपिचुएट किया। तो 99 में आके समझ में आया कि डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, खाली बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी अपनाई, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, दैट मीन्स प्रॉक्सी वॉर्स, टेररिज्म। अब अगर आप मान लो सो रहे हो रात को, हाँ, और मच्छर कान में पी 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 करना शुरू कर दे, अब आपको पता है कि मच्छर आपका कुछ उखाड़ तो सकता नहीं, लेकिन आपकी नींद जरूर खराब कर देगा। और वही तो हो रहा है आज। हमें पता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको सुबह उठे और आपको लगा इतनी तो औकात ही नहीं है उनकी, लेकिन हम सबकी उन्होंने नींद खराब कर दी। और यही रीजन है कि ये वीडियो मैं अब रात को 12:30 बजे बना रहा हूं। नींदें खराब है क्योंकि घटना ऐसी हुई है, कुछ लोग गए हुए हैं घूमने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, पॉइंट ब्लैंक कोल्ड ब्लडेड उनको मार दिया गया। अब उनकी किस्मत थी ऐसी कि वो गलत टाइम पे गलत जगह थे। हम भी हो सकते थे, आप भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था। सो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रखी है पाकिस्तान ने। सो सी कैसे चल रहा है, फियर साइकोसिस मेक्स रेलिवेंस ऑफ आर्मी, एंड नाउ आर्मी विल ऑलवेज वांट टू स्टे रेलिवेंट। अब पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रेंज कंट्री है, अक्रॉस द वर्ल्ड इट्स द आर्मी बिलोंग्स टू नेशन, बट इन पाकिस्तान इट्स द नेशन बिलोंग्स टू आर्मी। उल्टा काम है यहाँ पे। अब आर्मी कभी अपने प्रिविलेज छोड़ेगी नहीं। दैट मीन्स वो ये प्रॉक्सी वार आगे भी करेंगे, एक बात तो कंफर्म है, वो आगे भी करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या है? देखो, ऑप्शंस चलो गवर्नमेंट के लिए छोड़ देते हैं, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या दो काम ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें शांति पड़ेगी, दिल को ठंडक पड़ जाएगी। देखो, जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुआ था, LAC के उस पार बहुत सारे टेरर कैंप्स हैं। आपने एक तोड़ दिया, दो तोड़ दिए, तीन तोड़ दिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दोबारा बना लेंगे। और कितने ही ऐसे होंगे, आप कितने ही तोड़ दोगे, उससे अब ठंडक नहीं पड़ने वाली, उससे अब कतई ठंडक नहीं पड़ेगी। अब ठंडक पड़ने के दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है? मीडियम स्केल इन्वेजन इन POK एंड ट्राई टू गेट बैक कंप्लीट POK ओनली। सिर्फ POK की बात है, जो इंटरनेशनल टेरिटरी है ना पाकिस्तान की, इसको वॉयलेट नहीं करना, सिर्फ POK के अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप POK में अंदर जाते हो, रीस्टोर इमीडिएटली द स्टेटहुड ऑफ J&K। इमीडिएटली तो बोलो कि हमने तो पहले ही बोला था कि ना 370 परमानेंट है, ना 370 का एब्रोगेशन परमानेंट है। अब लोग आ रहे हैं, नॉर्मलेंसी आ रही है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, टेरर कैंप को हमने खत्म कर दिया है, तो अल्टीमेटली हमने स्टेटहुड भी रिस्टोर कर दी, तो पब्लिक का परसेप्शन भी पॉजिटिव हो जाएगा। इन केस बात UN में जाती है, प्लेबिसाइट हुआ, तो लोग हमारे फेवर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेटहुड रिस्टोर भी कर दी, जैसा बोला हमने वो कर भी दिया। पर यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये रेड लाइन, दिस इज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना इन्वेस्टेड हैवीली हियर, चाइना इंटरवीन करेगा क्योंकि उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट होंगे। अब चाइना को टैकल करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? ब्रॉडली 3 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि उसको बोलो, देखो आपका इंटरेस्ट सारा इकोनॉमिक इंटैक्ट रहेगा, एंड वी आर बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइडर एज कंपेयर टू पाकिस्तान, जिसको अभी धो के आए हैं। दूसरी बात ये कि ओनली इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नो मिलिट्री इंटरेस्ट, कोई ट्रूप आपका यहाँ पे नहीं आएगा। हालांकि अब चाइना इसको माने ना माने बात है, क्योंकि चाइना पैसे के लिए तो है नहीं यहाँ पे, चाइना वांट्स ज्योग्राफिकल डोमिनेंस। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप चाइना को बोले जितना पैसा आपका लगाया ना, वी विल टेक बैक, आपको दे देते हैं वो, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ दे देते हैं, इसको छोड़ दो, बाकी अपना सारा इंटैक्ट रखो। लेकिन इसमें क्यों नहीं मानेगा? बिकॉज कनेक्शन जो है कश्मीर से वो टूट जाएगा।
तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सिंस चाइना इज ए टफ बार्गेनर, चाइना कभी ये ना कह दे कि आपको दे देंगे, पैसा भी नहीं चाहिए, और पीओके को आपका कश्मीर भी मान लेंगे, रिकॉग्निशन भी दे देंगे, ये थोड़ा सा पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का दे दो हमें, अब वहां पे फिर फंस जाएगा पेच। इन एनी केस चाइना को डील डिप्लोमेटिकली करना पड़ेगा, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है। अगर ये ना हो तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मेक न्यू बी। सो 1971 में बांग्लादेश बना दिया, मेक बलूचिस्तान इन 2025, गो फॉर ए क्लिनिकल कट एंड मेक बलूचिस्तान ए सेपरेट कंट्री। इससे भी दिल को ठंडक पड़ जाएगी, हालांकि उतनी नहीं पड़ेगी, पीओके वाला जो ऑप्शन है वो सस्टेनेबल ऑप्शन है, बिकॉज फिर उस एरिया को हम बफर जोन क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे फिर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत हद तक हम कम कर देंगे, लेकिन ठंडक इससे ही बढ़ जाएगी। यहां समस्या क्या है कि बांग्लादेश के टाइम पे ना मुजीबुर रहमान जो उनका लीडर था, जिसको बंग बंधु बोलते थे, उसकी कमांड थी मासिस में। यहाँ ऐसा कोई लीडर अभी दिखता नहीं जिसकी कमांड हो मासिस में, जिसकी बात बोल रहे हो, क्योंकि एक देश बनाना तो पहला स्टेप होता है, फिर वो वायबल भी तो होना चाहिए ना, वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो भी करे, तभी जाके फायदा होगा, अदरवाइज क्या बेनिफिट होगा। तो छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं, ठंडक पड़ेगी, इन दो में से कोई एक काम होगा तब। अब इस वीडियो में एडवाइस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इंडियन पीपल। देखो, पाकिस्तान की नियति जो है ना वो अल्टीमेटली इंडिया में मर्ज होने की है। मेरा ये स्टर्न बिलीव है कि 2050 तक पाकिस्तान इंडिया में मर्ज हो जाएगा, या तो सिंगल हैंडेडली ऐसे ही हो जाए जैसा है पूरा का पूरा, या फिर 2-3 टुकड़े होंगे, वो टुकड़े अनवायबल रहेंगे, अल्टीमेटली मर्ज हो जाएंगे। सिक्किम में भी ऐसे ही हुआ, तो क्या वो लोग परेशान थोड़ी, खुश हैं, बहुत खुश हैं। इंडिया में आओगे तो खुश ही रहोगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। और दूसरी एडवाइस इंडियन लोगों के लिए, देखो यार, पाकिस्तान को ना कंप्लीट पाकिस्तान से नफरत मत करो यार, पाकिस्तानी लोगों से नफरत मत करो, बेचारे बड़े परेशान है, 600 रुपये किलो आटा मिल रहा है वहां पे। पाकिस्तान का जो टॉप ब्रास है, मिलिट्री में टॉप ब्रास जो 1-2% है ना, वो लोग समस्या क्रिएट कर रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए। तो सबको ब्रांड मत करो कि पाकिस्तान ऐसा ऐसा नहीं, अल्टीमेटली है तो हमारे लोग, बना तो हम में से था। अब आपके घर में अगर 4 फ्लोर है और एक फ्लोर पे बाई चांस 2 गुंडे आके रहने लग जाए, तो पूरे फ्लोर को थोड़ी छोड़ दोगे यार, गुंडों को निकालो, फ्लोर को ले लो दोबारा। हमें टारगेटेड, क्लिनिकली टारगेटेड ही बात करनी है। जब बात करोगे आप, सबको ब्रांड मत करो, फिर हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। अभी आज की न्यूज़ है, मसूरी में बेचारे 2 कश्मीर के शॉल बेचने वाले थे, हिस्टोरिकली वहां पे जा रहे थे, उनका सारा बेचारों का अभी लगेज पड़ा है वहां पे, उनके साथ मारा पीटी करना शुरू कर दिया कि भाग जाओ यहाँ से। यार फिर क्या फर्क रह जाएगा आप में और उनमें। और आप ये हरकत करोगे तो फिर पाकिस्तान के लोगों को वो मिल जाएगा, रीइंफोर्स हो जाएगा आइडिया उनका कि भाई मुस्लिमों के खिलाफ है हिंदू। तो जो नैरेटिव वहां पे चल रहा है ना, आप उसी को सीमेंटेड कर दोगे दोबारा, आप उनके फिर प्रोपेगेंडा में फंस जाओगे। ऐसा मत करो, फिलहाल जरूरत है यूनिटी बना के रखने की, बहुत ज्यादा हाई लेवल की यूनिटी बनाने की रखने की। और कश्मीरियों को कुछ मत बोलो यार, वो भी बेचारे बड़े परेशान है यार, समस्या होती है। रोज सुबह उठो और 4-5 गोलियां चलती हर रोज, आवाज है यार, उनकी भी सोच के देखो, वो भी बड़े समस्या में है। सो ये हरकतें मत करो यार। और अगर सच में किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का वोल्केनो फूट रहा है ना, तो जाके यार बॉर्डर पे ड्यूटी दो यार। ये घर में अपने एरिया में रह के ना ये न्यूसेंस क्रिएट मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, ये मत करो। अब एक गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट कर क्या रही है। सिंस देखो, जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो ग्रास रूट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो टॉप 2-4-5 लोगों के पास ही होती है। इवन जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स बैठे हैं न्यूज चैनल्स में आते हैं, और जो इवन फॉर्मर चीफ्स हैं, उनको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो सब एंटिसिपेट करते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसमें जाने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें अभी उसका ग्राउंड लेवल का डाटा नहीं है हमारे पास। पर गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, थोड़ा शायद ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना की बात कर दी। क्या आप तो आई वॉश हो, लोगों को, पाकिस्तान को लगे कि भाई ये तो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अब बिजी हो गए हैं, तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, और पता चले सुबह धो दिया। एक चीज प्रॉब्लमेटिक है कि उन्हीं का एक प्रवक्ता है, क्या नाम है उसका, शहजाद पूना वाला, वो बोला कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ब्रिटेन कह रहा है पाकिस्तान को कुछ मत कहो, यूरोप कह रहा है कुछ मत करो, अमेरिका कह रहा है कुछ मत करो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमसे कर्जा लिया हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर कर्जा लेने से अटैक बचता है तो पाकिस्तान तो 10 लाख करोड़ और ले लेगा, और पाकिस्तान पे तो हमेशा ही कर्जा रहना है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, ठीक है।
लेट्स सी हाउ इवेंट्स विल अनफोल्ड इन फ्यूचर. ठीक है, सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग.